हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें है सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है? सॉइल एक्सप्लोरेशन मृदा की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा प्रयोगशाला व स्थल में मृदा के गुणों तथा वाटर लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सॉइल एक्सप्लोरेशन को हम सॉइल स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, यह मृदा की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा प्रयोगशाला व स्थल में मृदा के गुणों तथा वाटर लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के नीचे सॉइल लेयर का अध्ययन करके उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? सॉइल एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ठीक, फाउंडेशन के नीचे सॉइल लेयर का अध्ययन करके उसके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही सॉइल एक्सप्लोरेशन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं पर्पज ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन की। तो पर्पज क्या होता है? सॉइल एक्सप्लोरेशन का एक में यह पर्पज होता है कि संरचना निर्माण से पूर्व, किसी भी संरचना को बनाने से पूर्व फील्ड एवं उसके आसपास के मृदा के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। मतलब किसी भी नए भवन को बनाने से पहले उसके फील्ड तथा उसके आसपास के मृदा के गुण के बारे में या मृदा की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। दूसरा है वाटर टेबल की स्थिति के बारे में पता करना। ठीक, फिर है सुरक्षित एवं न्यूनतम लागत की फाउंडेशन का डिजाइन करना। एक सुरक्षित एवं न्यूनतम लागत की फाउंडेशन का डिजाइन करना। फिर है मृदा परीक्षण से नींव का प्रकार कैसा हो उसकी जानकारी प्राप्त करना। मतलब मृदा परीक्षण करके आप नींव किस प्रकार का हमें बनाना है उस मृदा के लिए, इसकी भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन की। ठीक है, सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या हो, मतलब इसकी नेसेसिटी, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, संरचना के अभिकल्पन एवं सुरक्षा हेतु मृदा की कंप्रेसिबिलिटी तथा शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करना, निर्माण कार्यों में उचित गुणों वाले निर्माण पदार्थ को उपयोग में लाना। देखिए, संरचना के अभिकल्पन एवं सुरक्षा हेतु हम क्या करते हैं? जब हम किसी भी संरचना या किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके पहले उसका डिजाइन बनाते हैं, उसमें सेफ्टी देखते हैं, कितनी हमको सेफ्टी उस मृदा में मिल सकती है कि हम कितना उस मृदा पर लोड लगाएं जिससे वो मतलब उसमें कम से कम सेटलमेंट हो। ठीक है, इन सब चीजों उसकी शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। ठीक है, निर्माण कार्यों में उचित गुणों वाले निर्माण पदार्थ को उपयोग में लेना। ठीक है, निर्माण कार्य जब किया जाए तो उसमें एक बेस्ट क्वालिटी का निर्माण पदार्थ जो होता है, जो मटेरियल होता है, उसको हम उपयोग में ले। ग्राउंड वाटर टेबल की जानकारी होने के बाद उसके आधार पर फाउंडेशन का डिजाइन करना। जब हमको ग्राउंड वाटर लेवल के मतलब ग्राउंड वाटर टेबल की जानकारी हो जाएगी तो उसके हिसाब से हम फाउंडेशन का निर्माण करेंगे। ठीक, भारी व जलीय संरचनाओं जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, डैम या बैराज। भारी व जलीय संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गई, डैम हो गया, बैराज हो गया। इनके लिए हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसमें रिकनेंस का मतलब क्या होता है। ठीक, देखिए, इसमें बिना विस्तृत योजना के मृदा परतों की स्थल पर पहुंचकर प्रारंभिक जानकारी प्राप्त किया जाता है। रिकनेंस क्या करते हैं हम? मतलब एक विस्तृत योजना तैयार करते हैं। मृदा मतलब स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर एक विस्तृत योजना तैयार करेंगे कि हमको किस प्रकार से उस मृदा में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इसी को बोलते हैं रिकनेंस। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। देखिए, यहाँ पर दो मेथड होते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के। पहला होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इस विधि के अनुसार मृदा का अन्वेषण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। मतलब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को अगर पूर्ण रूप से करना है तो उसके लिए निम्न दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ट्राइपिट मेथड, दूसरा है बोरिंग मेथड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइपिट मेथड क्या होता है। देखिए, ट्राइपिट मेथड यह विधि सभी प्रकार के मृदा हेतु उपयोग होती है। देखिए, ट्रायल पिट मेथड को हम सभी प्रकार के मृदा के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? यह सबसे सरल एवं सस्ता विधि है। दूसरा पॉइंट है ट्रायल पिट का। पहला पॉइंट यह है कि यह विधि सभी प्रकार के मृदा हेतु उपयोग होती है। दूसरा यह है कि यह सबसे सरल एवं सस्ता विधि होता है।
तीसरा, इसमें लागत कम आते हैं तथा इसमें डिस्टर्ब एवं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है, यह विधि सभी प्रकार के मृदा हेतु उपयोग होती है। दूसरा, यह सबसे सरल एवं सस्ता विधि है। तीसरा, इसमें लागत कम आते हैं तथा इसमें डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको बोरिंग मेथड। देखिए, बोरिंग मेथड इस विधि के द्वारा भी निम्न विधि का उपयोग करके सॉइल का बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है अगर बोरिंग, दूसरा है वॉश बोरिंग, तीसरा है रोटरी बोरिंग और चौथा है परकुशन बोरिंग। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगर बोरिंग की। तो अगर बोरिंग क्या होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा अगर बोरिंग क्या होता है। इस विधि द्वारा मृदा परतों में उचित गहराई तक होल बनाकर सॉइल सैंपल प्राप्त किया जाता है। अगर बोरिंग क्या होता है, अगर बोरिंग में हम एक उचित गहराई तक होल बनाकर उससे सॉइल सैंपल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस विधि का उपयोग मुख्य रूप से कोहेसिव एवं सॉफ्ट सॉइल के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कोहेसिव एवं सॉफ्ट सॉइल के लिए करते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर तक ही सॉइल सैंपल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, ये मेथड से हम सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर तक ही सॉइल सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तथा इसमें 10 मीटर गहराई तक होल बनाने के बाद एक हैंग ड्रिवन अगर एवं पावर ड्रिवन अगर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हैंड ड्रिवन अगर और पावर ड्रिवन अगर का मतलब यह होता है कि हाथों के द्वारा चलाने वाले मशीन। ये देखिए, ये अगर आप अगर बोरिंग देख रहे हो, ये है अगर बोरिंग। आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग अपने घर बनाते हैं तो हम उसमें पिलर्स करवाते हैं। तो देखा होगा ट्रैक्टर में एक अगर लगा होता है, मतलब एक सर्कुलर या स्पाइरल शेप का एक लोहे का पीछे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिससे क्या होता है कि वो मृदा पे जो मिट्टी होती है उस पे क्या करता है, पेंट्रेट कराता है। उसको गोल गोल घुमाकर पेंट्रेट कराते जाते हैं और उससे क्या होता है, जो मृदा होती है वो बाहर निकल आती है। तो ये उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है मैकेनिकल या पावर ड्रिवन, जिसमें हम पावर के जरिए या मैकेनिकल मेथड से करते हैं उसको, मतलब जमीन के अंदर धंसाते हैं। दूसरा होता है हैंड ड्रिवन अगर। तो हैंड ड्रिवन में क्या करते हैं, हम अपने हाथों के द्वारा इसको जमीन सतह पर धंसाते हैं। फिर यह मृदा काटकर ऊपर की तरफ लेकर आता है। देखिए, इसमें ये जो गोल गोल सर्कुलर नुमा आप लोगों को दिख रहे होंगे, खांचे कटे होते हैं, कटोरा नुमा। तो इससे क्या होता है, ये जब राउंड में घूमता है तो इससे मिट्टी जो है कट के इसी राउंड के सहारे बाहर आती जाती है। ठीक है, तो यही इस पे लिखा है कि यह मृदा काटकर ऊपर की तरफ लेकर आता है। यह है, आप लोग अगर बोरिंग देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वाश बोरिंग क्या होता है। देखिए, यह मृदा में बोरिंग करने की तेज एवं सरल विधि है। देखिए, वाश बोरिंग को मैं आप लोगों को थोड़ा सरल तरीके से बता दूं क्या होता है। वाश बोरिंग में ये समझ लीजिए कि जब आप जमीन के अंदर कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पेंट्रेट करा रहे हैं या कोई भी बोरिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके आगे एक नोजल लगी होती है, जिसमें एक तेज धारा से पानी मतलब एक तेज स्पीड से पानी निकलता है। ठीक है, उस पानी के द्वारा मिट्टी कटती जाती है तथा मिट्टी को काटकर मिट्टी को बाहर निकाल लिया जाता है। मिट्टी एक स्लरी के रूप में बन जाती है। ठीक है, वाश बोरिंग मेथड भी इसी की तरह एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, यह मृदा में बोरिंग करने की एक तेज एवं सरल विधि है। ठीक है, यह मृदा में बोरिंग करने की एक तेज एवं सरल विधि है। इसमें अगर द्वारा कम गहराई तक होल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर की सहायता से होल करते हैं कम गहराई का। ठीक है, फिर बोरिंग करते समय मृदा को गिरने से बचाने के लिए, जब हम बोरिंग करें तो मृदा गिरे ना, उसको बचाने के लिए उसके अगल बगल केजिंग पाइप लगा दिया जाता है। ठीक है, फिर एक छेनी की आकृति का कटिंग एड्ज लगाकर केजिंग के अंदर लेकर जाते हैं। छेनी के आकार का मतलब एक कटिंग एड्ज लगा होता है जो मृदा को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, केजिंग के अंदर ले जाकर ऊपरी सिरे से तेज धारा से पानी को भेजा जाता है। क्या करते हैं हम, ऊपरी दिशा, जैसे मैंने बोला ना कि नोजल होता है, उसमें ऊपरी दिशा से एक तेज धारा से पानी को भेजा जाता है और पानी मृदा को काटता रहता है। पानी क्या करता रहता है, मृदा को काटता रहता है। इसके बाद कटी हुई मृदा जल दाब के कारण
जल दाब के कारण क्या होती है, ग्राउंड सरफेस पर आती रहती है। ठीक है, जल दाब के कारण कहाँ आती रहती है, ग्राउंड सरफेस पर आती रहती है। फिर जैसे जैसे पानी दाब नीचे भेजते हैं, मतलब जैसे जैसे पानी को दाब की सहायता से नीचे भेजते हैं एवं ड्रिल को गिराते हैं, ड्रिल छड़ों को गिराते जाते हैं, वैसे ही मृदा कटकर बाहर आती रहती है एवं जो ड्रिल है वो ग्राउंड सरफेस पर धंसता चला जाता है। ठीक है, पेंट्रेशन की गति एवं निकलने वाले मृदा युक्त पानी को देखकर भूमि की गहराई एवं परत का पता लगाया जाता है। जो हम पेंट्रेशन कर रहे हैं उसकी स्पीड को तथा भूमि की गहराई एवं परत का पता लगाया जाता है, किसको देखकर, जिस गति से पेंट्रेशन हो रहा है तथा जो मृदा युक्त पानी निकल रहा है उसकी गति, उसकी मतलब एक तरह से गति को देखकर, जैसे कितनी स्पीड से, अगर पेंट्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है तो स्वाभाविक है सॉफ्ट सॉइल होगी, अगर रुक रुक के हो रहा है तो थोड़ा सा रॉकी सॉइल हो सकती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। दूसरा है रोटरी बोरिंग। क्या होता है, देखिए रोटरी बोरिंग होता है, यह विधि कठोर मृदा एवं चट्टानों में बोरिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है। रोटरी बोरिंग क्या होता है, यह विधि कठोर मृदा एवं चट्टानों में बोरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ड्रिलिंग रॉड खोखली होती है। ड्रिलिंग रॉड कैसी होती है, खोखली होती है, जिसके निचले सिरे पर डायमंड का ड्रिलिंग पिट लगा होता है। देखिए यह विधि कठोर मृदा एवं चट्टानों में बोरिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है, सबसे पहला। दूसरा, इसमें ड्रिलिंग रॉड खोखली होती है। ड्रिलिंग रॉड जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, ठीक, और उसके निचले सिरे पर डायमंड का ड्रिलिंग पिट लगा होता है। ठीक है, जिस जगह पर बोरिंग करना होता है वहां पर इसे तेजी से घुमाया जाता है, ठीक, जिससे मृदा पानी में घुलकर बाहर निकलती है। देखिए जो ऊपर लिखा है कि ड्रिलिंग रॉड खोखली होती है, तो उसी खोखले सिरे से जो मृदा युक्त पानी है वो बाहर की तरफ आता रहता है। इस विधि के द्वारा जो मैक्सिमम डायामीटर होता है, ठीक है, वो होता है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं परकुशन बोरिंग। परकुशन बोरिंग क्या होता है, ठीक, देखिए इसमें जो डायग्राम है इसका रोटरी बोरिंग का, वो वॉश बोरिंग की तरह ही है, बस उसमें होता क्या है कि उसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है। उसमें रोप और कटिंग एड्ज नहीं लगे होते, उसके कटिंग एड्ज की जगह पर डायमंड लगा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं परकुशन बोरिंग। परकुशन बोरिंग क्या होता है, इस विधि में भारी छेनी के द्वारा कठोर से कठोर मृदा को तोड़ा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि रोटरी बोरिंग का यूज कहाँ करते हैं, कठोर मृदा एवं चट्टानों के लिए करते हैं, लेकिन परकुशन बोरिंग का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कठोर से कठोर मृदा उपस्थित हो। ठीक है, तथा इसमें छेनी को ड्रिलिंग रॉड के नीचे फिट कर दिया जाता है। छेनी को क्या करते हैं, ड्रिलिंग रॉड जो होती है उसके नीचे फिट कर देते हैं, जिसके द्वारा मृदा का कटाव होता रहता है, ठीक, तथा उसमें पानी मिला देते हैं। जैसे पानी हम लोग एक नोजल की सहायता से एक हाई स्पीड में पानी को भेजते रहते हैं, जिससे मृदा स्लरी के रूप में बाहर निकलती रहती है। इस विधि को बेलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। बेलन जब ऊपर व नीचे उठाते हैं तो इसमें लगे वाल्व के फूलने के कारण गीली मृदा अंदर आ जाती है और बेलन को बाहर निकालकर सॉइल सैंपल प्राप्त कर लिया जाता है। समझ में आ गया परकुशन बोरिंग। देखिए परकुशन बोरिंग का मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। यह है परकुशन बोरिंग, ठीक है। ये इधर पे पंप लगा हुआ है, यहाँ पर ये पुली लगी हुई है जिसमें एक राउंडेड सर्कुलर है, राउंडेड है, ठीक, और यहाँ पर एक केजिंग लगा हुआ है ये, और ये कलेक्शन चैम्बर है ये वाला, ठीक है ना। ये होता है परकुशन बोरिंग। फिर हम लोग बात करते हैं सैंपलिंग की। देखिए सैंपलिंग क्या होता है, मृदा के नमूने को ही क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। यह दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, दूसरा होता है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। देखिए डिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होता है, वह सॉइल सैंपल को कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी वास्तविक से अलग हो। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी सॉइल है जो कई वर्षों से एक ही जगह पर स्थित है और उसका अगर हम लोग अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक डिस्टर्ब सॉइल की, मतलब उसी सॉइल को आप लोग किसी छेनी की सहायता से या किसी मतलब उसको डिस्टर्ब कर दीजिए, मान लीजिए उसको रोटेटर से घुमाकर बाहर निकाल लीजिए तथा उसको उसका प्रॉपर्टी देखिए, दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि डिस्टर्ब सॉइल सैंपल
डिस्टर्ब सॉइल सैंपल ऐसे सॉइल सैंपल को कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी वास्तविक से अलग होती है, उसे डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कहते हैं। इस प्रकार के मृदा की संरचना पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है तथा नमी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसे भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, दूसरा होता है री रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक है, कौन कौन से? नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और री रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो देखिए, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? ठीक, ऐसा सैंपल जिसमें फील्ड पर विभिन्न सतहों से प्राप्त मृदाओं को आपस में मिलाए जाने से मृदा की संरचना में हुई परिवर्तन को नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? ऐसा सैंपल जिसमें फील्ड पर विभिन्न सतहों से प्राप्त मृदाओं को आपस में मिलाए जाने से मृदा की संरचना में हुई परिवर्तन को नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? प्रतिनिधि नमूने स्थल की सतह या परत से ही प्राप्त किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल किसी भी नमूने या स्थल की जो सतह है या कोई परत है वहीं से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए मृदा संरचना एवं जलांश में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे नमूने को ही हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल की। जैसे मैंने डिस्टर्ब पढ़ा, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या होता है? अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ऐसे प्रतिदर्श होते हैं या ऐसे सैंपल होते हैं जिसके गुण वास्तविक मृदा के भांति ही होते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जिस तरह आपकी ओरिजिनल सॉइल होगी उसी तरह आपकी अनडिस्टर्ब सॉइल होगी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक, इस प्रकार की मृदा में शियर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, कॉम्पैक्शन अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, फिर देखिए, सैंपलर में बोर होल बनाकर उसकी पतली दीवार से सावधानी पूर्वक नमूना लिया जाता है, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं, ओपन ड्राई सैंपलर और पिस्टन सैंपलर। ओपन ड्राई सैंपलर और पिस्टन सैंपलर। फिर हम बात कर लेते हैं कि ओपन ड्राई सैंपलर क्या होता है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में एक खोखला पाइप लगा होता है। क्या होता है? खोखला पाइप लगा होता है जिसका एक सिरा खुला रहता है, जिसमें नीचे की तरफ एक कटिंग एड्ज लगा होता है जिससे मृदा काटी जा सके, और निचले सिरे पर खांचा काटा होता है जिससे कर्तन को अलग से फिट कर देते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एक या कर्तन को मतलब एक तरह से कटिंग एड्ज फिट कर देते हैं उसमें। ठीक है, निचले सिरे पर देखिए कटिंग एड्ज फिट कर देते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपरी सिरे पर सैंपलर हेड लगा होता है। जैसे हमने अभी देखा कि जो कटिंग एड्ज लगा होता है कहाँ पर? नीचे की तरफ। ठीक है, जिससे हम लोग मृदा को काट सकते हैं, और नीचे की तरफ एक खांचा भी कटा होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपरी सिरे पर सैंपलर हेड लगा होता है जिसमें चेक वाल्व लगे होते हैं। ठीक है ना। यह इंस्ट्रूमेंट एरिया रेशियो के आधार पर कार्य करता है। किसके आधार पर कार्य करता है? एरिया रेशियो के आधार पर। सैंपलर जनरली 50 mm से 125 mm व्यास के होते हैं। सैंपलर जनरली 50 mm से 125 mm व्यास के होते हैं। इनका एरिया रेशियो 15% कम तथा 3% तक होता है। इनका जो एरिया रेशियो होता है वो 15% कम तथा 3% तक होता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ पिस्टन सैंपलर की। ठीक, पिस्टन सैंपलर क्या होता है? यह प्रतिदर्श यंत्र पतली दीवारों का होता है। यह प्रतिदर्श यंत्र पतली दीवारों का होता है। दूसरा पॉइंट है, यह स्टैंडर्ड सैंड तथा क्ले सॉइल का नमूना प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। यह स्टैंडर्ड सैंड तथा क्ले सॉइल का नमूना प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। इसके एक ओर पिस्टन लगा होता है जो कि छड़ से जुड़ा होता है। पिस्टन छड़ बेधन छड़ों से होती हुई ऊपर भूमि सतह तक आ जाती है, और जिस गहराई से प्रतिदर्श लेना हो, इंस्ट्रूमेंट को उस गहराई पर पहुंचने के बाद छड़ को कस देते हैं, जिससे पिस्टन स्थिर हो जाती है। क्या होता है देखिए मैं बता दूं, इसके एक ओर पर पिस्टन लगा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक छड़ जुड़ा होता है, ठीक है ना, और पिस्टन छड़ भूमि सतह पर आता है, भूमि सतह पर आ जाता है,
और उसको जितनी गहराई तक ले जाना होता है उसको उस गहराई तक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ले जाते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श इंस्ट्रूमेंट नलिका की मृदा में धंसाते हैं जिससे मृदा का प्रतिदर्श ट्यूब में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो इस सैंपलर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको नलिका की मृदा में धंसाते हैं जिससे मृदा का प्रतिदर्श ट्यूब में आ जाता है। देखिए, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर करिए। जो बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया रेशियो की। अगर हम बात करें कि एरिया रेशियो क्या होता है, ठीक, यह उस मृदा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। एरिया रेशियो यह उस मृदा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो कि नमूने को जमीन में विस्थापित किया जाता है। ठीक, क्षेत्र अनुपात का मान 10% या इससे कम लिया जाता है। जो एरिया रेशियो होता है वो 10% या इससे कम लेते हैं। सॉफ्ट सॉइल के लिए तथा कठोर मृदा के लिए 20% से अधिक लिया जाता है। एरिया रेशियो फिर से देख लीजिए कि एरिया रेशियो होता क्या है। यह उस मृदा की मात्रा है, यह उस मृदा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो कि नमूने को जमीन से विस्थापित कर देता है। मतलब जब हम कोई सैंपल लेते हैं तो वो जमीन से विस्थापित हो जाता है, तो यह उस मृदा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो कि नमूने को जमीन से विस्थापित किया जाता है। क्षेत्र अनुपात का मान 10% या इससे कम होता है तथा सॉफ्ट सॉइल के लिए कठोर मृदा के लिए 20% से अधिक लिया जाता है। इसे AR से प्रदर्शित करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है d² - DE² /DE² × 100। ठीक, देखिए, अगर आप लोग इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ऊपर फॉर्मूला हमने बताया, DE को क्या बोलते हैं, इंटरनल डाया ऑफ कटिंग एज। ठीक है, DW को आउटर डाया ऑफ कटिंग एज, DS को इंटरनल डाया ऑफ सैंपलर ट्यूब और DT को आउटर डाया ऑफ सैंपलर ट्यूब और AR को एरिया रेशियो। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकवरी रेशियो क्या होता है। सैंपल लेने के दौरान सैंपलर ट्यूब में भरी हुई कुल मृदा की लंबाई, सैंपल लेने के दौरान सैंपलर ट्यूब में भरी हुई कुल मृदा की लंबाई तथा सैंपलर ट्यूब में का सॉइल के अंदर पेंट्रेशन की कुल गहराई के अनुपात को फिर से समझ लीजिए, थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। देखिए इसमें है क्या, सैंपलर लेने के दौरान जब हम लोग कोई सैंपलर लेते हैं तो सैंपलर ट्यूब में भरी हुई कुल मृदा की लंबाई, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम सैंपल लेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिए गए सैंपल में कितनी हाइट तक सैंपल भरा है वो लंबाई तथा सैंपलर ट्यूब का सॉइल के अंदर पेंट्रेशन की कुल गहराई के अनुपात को रिकवरी रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R स्मॉल r बराबर होता है L/H, जिसमें से L क्या होता है, लेंथ ऑफ सैंपलर पेंट्रेशन इन अर्थ, और H क्या होता है, हाइट ऑफ सॉइल फिल्ड इनसाइड सैंपलर ड्यूरिंग पेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।